हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमी की क्लास चल रही है। इस समय हम लोग इकोनॉमी की एक क्लास में अपलोड कर चुका हूं। आज इसकी ये दूसरी क्लास है, तो आप लोग फटाफट हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों को शेयर करें अगर क्लास अच्छी लग रही है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के एक नए क्लास से। और आज हम शुरुआत करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संक्षिप्त विवरण से। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हरित क्रांति आज के बारे में, ऑपरेशन फ्लड के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेटा करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के संक्षिप्त विवरण के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे योजना अवधि देखेंगे, उसके बाद लक्ष्य देखेंगे, फिर उपलब्धियाँ देखेंगे और प्रमुख उद्देश्य देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। तो यह 1951 से 1956 तक, जी हाँ 1951 से 1956 तक। और इसमें लक्ष्य जो है 2.1% निर्धारित किया गया था और उपलब्धि जो है यहाँ पर 3.56% थी और यह कृषि पर आधारित थी। तो ये सब हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्या लक्ष्य था, क्या उपलब्धि हुई थी और किस पर आधारित थी। तो इससे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने पहले देख लिया कि ये पहली जो पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में, और 2.1% इसका लक्ष्य था और उपलब्धि क्या थी इसकी 3.6% और कृषि पर आधारित थी और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे दूसरे पंचवर्षीय योजना जो है 1955 से 1956 से 1961 तक। और इसका जो लक्ष्य था 4.6% हासिल करना और यहाँ पर उपलब्धि कितनी हुई 4.1%। तो यहाँ पर हानि हुई थी। और इसमें जो प्रमुख उद्देश्य था भारी उद्योग का, जी हाँ यहाँ पर भारी उद्योग का उद्देश्य जो है इसी में भिलाई और राउरकेला जैसे जो प्रमुख संयंत्र थे उसकी स्थापना की गई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। इसमें जो है 5.6% का लक्ष्य रखा गया और अचीव कितना किया गया 2.5%। बहुत ही इसमें लॉस में थे और कृषि उद्योग को इसमें प्रमुख उद्देश्य बनाया गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चौथा योजना अवकाश जो है 1966 से 69 तक तो योजना अवकाश रहा है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। योजना अवकाश के बारे में हमारे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि योजना अवकाश कब से कब के बीच में था। तो 1966 से लेकर 1969 तक के बीच में योजना अवकाश का दिन रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1969 से 1974 तक, जी हाँ 5.7% का लक्ष्य था और उसने प्राप्त किया 3.3%। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1974 से 1978 तक। और इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 4.4% और यहाँ पर 5% जो है लक्ष्य यहाँ पर इसका अचीव किया गया। और इसका जो ध्येय था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें गरीबी उन्मूलन को उद्देश्य बनाया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो अनवरत योजना की बात करेंगे, जी हाँ रोलिंग प्लान की। तो यहाँ पर 1978 से 1980 के बीच में हुए थे। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 2 वर्षों के लिए लागू किया गया था इसे। अब छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1980 से 85 इसमें 5.2% लक्ष्य निर्धारित किया गया और 5.4% इसमें हासिल किया गया। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि अभी हमारी छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जिसे आप लोग याद रखेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे 1985 से 1990 में। इसमें 5% लक्ष्य निर्धारित किया गया और 5.78% इसे प्राप्त किया गया। इसमें आपका विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। योजना अवकाश जो है फिर 1990 से लेकर 97 तक था। 1900 यहाँ से 90 से 92 तक। तो यहाँ पर हम आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। 1990 से 92 तक योजना अवकाश था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, जो कि 5.6% यहाँ पर निर्धारित किया गया और 6.7% अचीव किया गया। और विभिन्न पहलुओं पर मानव विकास जो है इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसे आप लोग याद रखेंगे। नवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1997 से 2002 तक और इसमें 6.5% लक्ष्य निर्धारित किया गया और प्राप्ति कितने की हुई 5.5% की। इसमें न्यायपूर्ण वितरण और क्षमता के साथ विकास का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 2002 से 2007 तक इसमें 8% लक्ष्य निर्धारित किया गया जीडीपी का। इसमें अचीव किसने किया 7.6% अचीव किया और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसे आप लोग याद रखेंगे। 11वीं की बात करेंगे तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इसमें 9% लक्ष्य निर्धारित किया गया और 8% अचीव किया गया।
तीव्र और समावेशी विकास जो है इस हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया। तो ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 2012 से 2017 तक इसमें 8% लक्ष्य निर्धारित किया गया और 6.7% हासिल किया गया। तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास जो है इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। हालांकि यह 2015 में भंग हो गया था, उसके बाद यहाँ पर नीति आयोग आ गया था। तो आइए चलिए अब हम नीति आयोग के बारे में देखेंगे। तो नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। पूरा नाम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका पूरा नाम है नीति आयोग का। गठन की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा एक गैर संविधानेतर और संविधानेतर संस्था है, ना ये संवैधानिक है और ना ही गैर संवैधानिक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें देश का प्रमुख जो है देश का प्रमुख थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया, जी हाँ अरविंद पनगड़िया जो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। संरचना की बात करेंगे तो इसमें अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होगा, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति होगा। शासी परिषद की बात करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और प्रशासक इसके जो है शासी परिषद होंगे। पूर्णकालिक सदस्य की बात करेंगे तो अधिकतम संख्या 5 होगी। अंशकालिक सदस्य की बात करें तो अधिकतम संख्या 2 होगी। पदेन सदस्य में जो है भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। और विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित किए जाएंगे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी इसमें होगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इसकी जो संरचना है इतने लोग मिलकर जो है नीति आयोग का संचालन करेंगे। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा। अब हम चलेंगे, देखते हैं यहाँ पर भारत को जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यह डायरेक्ट फाइट के रूप में पूछा जा सकता है कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 15 और 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में भी बांटा गया है। जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हरित क्रांति की बात करेंगे। जी हाँ हरित क्रांति की बात करेंगे तो हरित क्रांति जो है 1966 से 1967 में भारत में शुरुआत हुई। भारत के प्रारंभिक क्षेत्र में है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में इसका शुरुआत हुआ। और शब्द की बात करेंगे तो सर्वप्रथम इसका विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द को दिया था। प्रमुख घटक की बात करेंगे तो उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, सिंचाई, साग सुविधा जो है इसे यह इसके प्रमुख घटक रहे हैं। जनक की बात करेंगे तो भारत में जो है MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक रहे। अब विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि इसके प्रमुख घटक में उन्नत बीज का उत्पादन, रासायनिक उर्वरक ज़्यादा का छिड़काव, कीटनाशक का छिड़काव, खरपतवार नाशक, सिंचाई ज़्यादा, साग सुविधा, ये सब इसके प्रमुख घटक रहे हैं हरित क्रांति के। अगला हम लोग देखेंगे प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव में इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों देखेंगे। तो सकारात्मक प्रभाव में देखेंगे तो कृषि उत्पादन ज़्यादा हुआ, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता आई, गेहूँ चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। और नकारात्मकता की बात करेंगे तो अत्यधिक जल का दोहन हुआ, मृदा लवणता में वृद्धि हुई, किसी प्रतिरूप में बदलाव आया। ये सब इसके नकारात्मक चीज़ जो है इसके प्रभाव से हुए थे, जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने हरित क्रांति के बारे में भी चर्चा कर लिया। अब हम ऑपरेशन फ्लड के बारे में देखेंगे। तो ऑपरेशन फ्लड जो है इसका शुभारंभ 1970 में किया गया आनंद गुजरात से। और इसके जनक की बात करेंगे तो वर्गीज कुरियन थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। उद्देश्य की बात करेंगे तो देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना ही ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर इसे केवल याद रखेंगे कि 1970 में स्थापित हुआ था किसके, वर्गीज कुरियन के द्वारा। ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे, देखेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रतिवर्ष 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित करती है। इसमें 7 खाद्यान्न फसलें, 5 दलहनी फसलें और 7 तिलहनी फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलें, इसमें गन्ना, कपास, कच्चा जूट और नारियल शामिल हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग CSEP करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई, जिसका वर्ष 1985 में नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग CSEP कर दिया गया। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि कृषि और लागत मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, जिसका नाम 1985 में CSEP कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारत में कृषि क्रांतियों के बारे में देखेंगे। तो कुछ क्रांतियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से, लाल क्रांति जो टमाटर और मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति जो है प्याज, झींगा, मछली, औषधि और फार्मास्यूटिकल उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति। सुनहरी क्रांति की बात करेंगे तो बागवानी, शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति जो है रासायनिक उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करेंगे तो अंडा, कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करेंगे तो यहाँ पर तिलहन उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट पटसन उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति जो है हमारे कपास उत्पादन से।
गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से, हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से, मूंग क्रांति जो है मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने कुछ प्रमुख क्रांति देख लिया। रजत क्रांति आपका यहाँ पर अंडा कुक्कुट से, धूसा जो है रासायनिक उर्वरक से, सुनहरी की बागवानी से, गुलाबी जो है प्याज झींगा से, स्वर्ण रेशा जो है जूट पटसन से, पीली जो है तिलहन से, गोल है आलू से, हरित क्रांति बांस, हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से, मूंग क्रांति मोटे अनाज उत्पादन से, बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से। अब हम यहाँ देखेंगे कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण की बात करेंगे। तो सूक्ष्म की बात करेंगे तो प्लांट मशीनरी उपकरण के निवेश में 1 करोड़ तक रुपये वार्षिक टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक हो तो उसे हम सूक्ष्म के अंतर्गत लेते हैं। वहीं लघु की बात करेंगे तो लघु में प्लांट मशीनरी उपकरण में 1 से 10 करोड़ रुपये वार्षिक टर्नओवर और 5 से 50 करोड़ रुपये तक का। मध्यम की बात करेंगे तो प्लांट मशीनरी उपकरण में निवेश 10 से 50 करोड़ रुपये और वार्षिक टर्नओवर जो है 50 से 250 करोड़ रुपये तक का। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इसका कुछ पैमाना बदल भी गया है इस समय, आप इसे फिर से लेटेस्ट वाला देख सकते हैं। ये फिलहाल पुराना थोड़ा डाटा है, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आप नया इसे जाकर सर्च करके देख सकते हैं, कुछ इसमें बदलाव हुआ है। अगला देखेंगे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों की बात करेंगे। तो केंद्रीय लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न की निम्नलिखित श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया है। महारत्न कंपनियों की संख्या जो है कुल यहाँ पर 12, इस समय हम 2013 का डाटा बता रहे हैं। इस समय जो हम यहाँ पर जो इस समय का डाटा है तो उसमें महारत्न की कंपनियाँ जो है संख्या बढ़ गई है। तो इसे आप जाके देख सकते हैं कि इस समय महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं।